This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में इंश्योरेंस कंपनी के कर्मी को बदमाशों ने मारी गोली, घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। फरार पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार, पिछले दिनों काजी मोहम्मदपुर थाना के टॉयलेट से हुआ था फरार। और बिहार में न्याय नहीं, शोषण का राज, मुकेश सैनी बोले अस्पताल बन गया है दलालों का अड्डा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार पेट्रोल पंप के समीप रविवार की शाम बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से आनंद फानंद में पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। जख्मी युवक साहिबगंज थाना क्षेत्र के हुसैपुर रती गांव निवासी मनोज राय का पुत्र विशाल कुमार है। वह श्रीराम फाइनेंस कंपनी में काम करता है। ज़्यादातर टाइम वह मोतीपुर बाजार के महना रोड स्थित एक टीवीएस बाइक शोरूम पर रहता है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने गोली मारने के बाद न तो उसकी बाइक लूटी और न ही उसके पैसे लूटे, उसका मोबाइल भी नहीं लिया। इससे आशंका जताई जा रही है कि रंजिश में उसे अपराधियों ने गोली मारी है। हालांकि पुलिस घटना की जांच कर रही है। गोली मारने के बाद बाइक सवार अपराधी पश्चिम दिशा की ओर भाग निकले। जानकारी के अनुसार विशाल कुमार कंपनी के काम से प्रतिदिन मोतीपुर टीवीएस बाइक शोरूम पर आता था। देर शाम काम निपटाकर बाइक से ही अपने घर साहिबगंज के हुसैपुर रती वापस चला जाता था। रविवार को भी वह काम निपटाकर बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी किसी का फ़ोन आया कि पेमेंट ले लो। फिर उसने पुरानी बाजार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लिया और काली मंदिर के समीप पेमेंट लेने के लिए वापस मुड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि सफ़ेद रंग की बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उसे रोका और उसके सीने में गोली मार दी। गोली लगने से वह वहीं गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी अपनी बाइक से पश्चिम दिशा की ओर भाग निकले। लोगों ने घटना की सूचना मोतीपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए मोतीपुर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से मेडिकल रेफर कर दिया गया। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। जख्मी का बयान दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। गोली मारने वालों की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। आज शाम को वही लगभग 7 बजे के लगभग हम घर पर थे, तो ये सोनू नाम का लड़का हमको फ़ोन किया कि विशाल को गोली लग गया है। तो हम वहाँ से आए मोतीपुर में, उसको काली मंदिर के पास, उसको वहाँ से 112 में हम लोग रिसीव कराए 112 से फ़ोन करके, और वहाँ से उसको हॉस्पिटल भेजे। हॉस्पिटल से माँ जाने के में उसको लाए हैं। अभी उस समय जब बात की है तो उसने बोला कि आज, और मैं आज शोरूम पर आया भी नहीं था, लेकिन आज इसने कुछ फाइल उल के काम उनके संदर्भ में मुजफ्फरपुर आया था। मुजफ्फरपुर से लौट के इसने अभी बोला कि हम मोतीपुर पेट्रोल पंप पर तेल लेने गए हैं, और तेल लेके लौट रहे थे तो उसी बीच में मोतीपुर पेट्रोल पंप और ये कालीज के मंदिर के बीच में, ब्लॉक के बीच में, उसको उसी के आसपास कहीं गोली मार दिया गया। आप यहाँ काम करता है? हमारे यहाँ ये श्रीराम फाइनेंस में काम करता है, लेकिन फाइलिंग का काम हमारे यहाँ करता है स्टाफ से। ये लड़का साहिबगंज का रहने वाला है, हुसैपुर का है, इसका विशाल कुमार नाम है। आपके यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ लगभग 2 साल से विशाल काम कर रहे हैं। लगभग 2 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। कितनी गोली लगी होगी इनको? एक गोली लगी है, एक गोली लगी। सीने में लगी है, सीना में।
कारण कुछ पता चल पाया है? अभी पूछे हैं, इसे बोले हैं तो बोला कि नहीं हम तो उससे आया है, 2 आदमी रोका है और उसके बाद में रुके हैं हम, उसके बाद गोली मार के चला गया। सर नकाब पोस्ट क्या चीज़ से थे वो लोग जो आए थे जो गोली चला है? अपाची गाड़ी से था वो। हाँ, ये अभी अनुसंधान चल रहा है। रात्रि में गोलीबारी हुई है और मोतीपुर थानाध्यक्ष से भी इस संबंध में बात हुई थी। तो एक अनुसंधान पूरा हो जाने के बाद ही कुछ बताने की स्थिति में हम रहेंगे, क्योंकि अभी अनुसंधान कर ही रहा है कि आखिर वास्तविकता क्या है। हाँ, घायल को इलाज के लिए भेजा गया था, अभी SKMCH में है, उसका भी बयान दर्ज हुआ है। तो कुछ नहीं कि एक अंतराल के बाद ही बताया जा सकता है कि उसमें क्या वास्तविकता थी। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में हुए एक 7वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी मुकेश राय अभी भी फरार है और उसके गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि इस मामले में मुकेश के कार को जब्त किया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच करवा लिया गया है। अब कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज करवाया गया। दरअसल आरोपी मुकेश ने पीड़िता के घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक अर्धनिर्मित मकान में ले गया, फिर वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने खुद पुलिस को उस जगह की जानकारी दी और जिसके बाद FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया था और अब टीम मौके से कई साक्ष्य एकत्रित की है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि दुष्कर्म मामले में परिजन छात्रा द्वारा महिला थाना में आवेदन दिया और उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस मामले में आरोपी मुकेश कुमार राय का सहयोगी और उसको अपने संबंधी के घर में छिपा कर रखा हुआ था और अब जिसके बाद संबंधी चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुकेश अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। देखिए, तुर्की थाने में जो मामला हुआ था, तो जो परिजन है वो महिला थाने में आवेदन उन्होंने दिया, जिसके आधार पर वहाँ पर FIR दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल जांच वगैरह सब जो भी होता है, सब कुछ जो सामान्य प्रक्रिया है उस हिसाब से हुआ है। और आज तुर्की थाने में जहाँ पर वो छुपा हुआ था, मुकेश कुमार जो अभियुक्त है, वो जिसके घर में छुपा हुआ था, शायद उसका वो रिलेटिव भी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और बहुत जल्दी मुकेश कुमार की गिरफ्तारी हो जाएगी। उनकी कार वगैरह भी जब्त की गई? हाँ, उनकी गाड़ी को भी जब्त किया गया है और कहीं से दो मत नहीं है कि मुकेश कुमार वो हर हाल में चाहे जहाँ भी हो उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना के टॉयलेट की खिड़की तोड़कर फरार हुआ पॉक्सो एक्ट के आरोपी मोहम्मद सितारे को पुलिस ने रविवार रात सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। मारीपुर का मोहम्मद सितारे को बीते शनिवार को काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उस दिन कोर्ट ने उसे लौटा दिया। इसके बाद उसने सोमवार सुबह शौच का बहाना बनाकर हथकड़ी ढीली कराई और थाने के टॉयलेट की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था। घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया और पुलिस टीम ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। आरोपी पर पूर्व में भी नाबालिग से छेड़छाड़ का केस दर्ज है और कोर्ट से बेल रद्द होने के बाद से वह फरार चल रहा था। फिलहाल सोमवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हाँ, लास्ट संडे काजी मोहम्मदपुर थाना से एक कैदी फरार हुए थे, जो कि खिड़की को तोड़ के निकल गए थे शौचालय जाने के बहाने। उसका नाम सितारे आलम था और अभी इसी बीते संडे ही दोबारा हमने उसके पीछे पहले से ही गुप्त सूचना पे लोग लगाए हुए थे, गुप्तचर तैनात थे, तो उन्हीं की दी गई सूचना पे छापामारी की गई और सदर क्षेत्र से उसको गिरफ्तार किया गया और आज उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। किस अवस्था में रह रहा था, कहाँ रह रहा था, कुछ पता चला? वो वैसे ही अपना बोरिया बिस्तरा समेट के इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था। उसी में एक सूचना मिली कि अगर आज छापामारी की जाए तो हम उसको पकड़ सकते हैं, तो उसी में हमने उसको सदर थाना क्षेत्र से लिया। दूसरा भी केस किया गया भागने वाला? हाँ, भागने वाला केस किया गया है, उसमें भी हम उसको रिमांड करेंगे। मोतिहारी से पटना लौटने के बाद वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कुढ़नी प्रखंड में एक सप्ताह के भीतर 2 दुष्कर्म की घटनाओं और एक पीड़िता की मौत पर तेज प्रक्रिया दी। उन्होंने कहा,
अब यह सिर्फ कुढ़नी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। मुकेश सैनी ने कहा कि मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची के साथ हुई घटना बेहद शर्मनाक है। बच्ची की मौत सरकारी लापरवाही का नतीजा है। हम पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। उन्होंने बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। सैनी ने कहा कि पीएमसीएच से लेकर प्रदेश के अधिकतर सरकारी अस्पताल अब दलालों का अड्डा बन चुके हैं। डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक सभी कमीशनबाजी में लगे हैं और हर मरीज पर कमीशन तय किया गया है। कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। आप चले जाइए, पटना जाइए, वहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ पे दलाल बैठा हुआ है। आपको वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा और वही दलाल लेके दूसरे हॉस्पिटल में आपका एडमिट कराएगा। उसको 8,000 रुपये, एक आदमी पेशेंट पे 8,000 रुपया बना हुआ है और उसी में से डॉक्टर सब मिली भगत है, सब दवा वहाँ पे बेच रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे इलाज करेंगे तो उसको सरकारी दवा देना पड़ेगा और जब देंगे तो वो बेच क्या पाएंगे। तो पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है। इसके लिए आने वाले समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़कर सरकार को बदलेंगे। कुढ़नी रेप पीड़िता का कहना है कि हम दलित हैं, जिस वजह से प्रशासनिक कार्रवाई में शिथिलता बरती जा रही है और आरोपी जो है सहनी समाज से आते हैं। इसमें हमने आपको पहले भी कहा कि निश्चित तौर पे जो गरीब पिछड़ा दलित समाज के लोग होते हैं उनको न्याय मिलने में बहुत कठिन होता है और इस कठिन न्याय के जगह पे हम लोग मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ होते हैं। और आपको हमने कहा कि अपराधी जो भी हो उसका ना कोई जाति होता, ना कोई उसका धर्म होता। चिराग को टिकट दीजिएगा इस बार। देखिए, 2019 का चुनाव हम लड़े थे। जो लोग आरोप लगाते वो गधा है, वो समझदार नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि 2019 में हमें 3 टिकट मिला और 3 टिकट में 2 निषाद लड़ा। अब बताइए 66% लड़े कि नहीं लड़े। मुजफ्फरपुर में जो आज का सांसद है वो कभी वीआईपी पार्टी के नेता हुआ करते थे और यहाँ से चुनाव लड़े थे, जो चुनाव हार गए थे 2019 में। और इस खगड़िया से हम स्वयं लड़े थे और एक ओबीसी को हम लोगों ने लड़ाया था, बद्री पूर्वे को मधुबनी से। उसके बाद आ जाइए 2020 का, तो 20 में 5 सीट, 11 में से 5 सीट निषाद को हम लड़ाए। एक जगह हम स्वयं लड़े, एक जगह रामचंद्र सैनी को सुगौली में हमने लड़ाया, एक जगह बक्सर में बिंद जी को हमने चुनाव लड़ाया, एक जगह हमने हरी सैनी जो अभी बिहार सरकार मंत्री उनको हमने टिकट दिया था और एक जगह हमने लखनलाल पंडित को हमने टिकट दिया। यानी कि बताइए 11 में से 5 सीट हमने दिया। भाजपा क्या को सैनी को दिया, उससे पूछिए। एक भी पूरे बिहार में भाजपा सैनी को टिकट नहीं दिया। ये उनकी राजनीति है। 2019 में क्यों नहीं, 24 में एक भी कुशवाहा को लोकसभा टिकट दिया? नहीं दिए। एक भी हमारा अल्पसंख्यक भाई को टिकट क्यों नहीं दिया? हम सभी को चुनाव जो होता है एक समीकरण से होता है। हमारे पास 3 को सीट लोकसभा में मिला। मुजफ्फरपुर हम चाहते थे, कांग्रेस के कोटा में चला गया और हम लोगों ने प्रयास करके निषाद को हमने यहाँ से चुनाव लड़ाया। उसके बाद जहाँ हमको सीट मिला हमने ओबीसी को लड़ाया। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुशील कुमार मुजफ्फरपुर वन एवं पर्यावरण कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ था तो उस समय वन क्षेत्र सिर्फ 7.62% था, जबकि केंद्र सरकार ने 2024 में जो सर्वेक्षण किया है उसमें वन क्षेत्र 12.55% हो गया है। यानी हरित क्षेत्र 2.5% है, जबकि वन क्षेत्र में 15.5% हुआ है। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2028 तक बिहार में वन क्षेत्र 17% हो जाए। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि एक पेड़ माँ के नाम। इससे जबरदस्त क्रांति आई और पूरे भारतवर्ष में 4,24,00,000 पेड़ लगाया गया। हम लोग हरित बिहार का सपना पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। साथ ही बिहार में इको टूरिज्म की संभावना भी बहुत है। ज़्यादातर सुनने में आता है कि गोवा में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन सर्वे बताता है कि इस बार सबसे ज़्यादा गया जी और राजगीर में सैलानियों का जमावड़ा रहा है। राजगीर में हम लोगों ने जू सफारी के साथ कई अन्य दर्शनीय स्थल भी बनाए हैं, जिसे लेकर सैलानी राजगीर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने वाल्मीकि नगर, नवादा, कैमूर सहित अन्य कई जगहों को चिन्हित कर इको टूरिज्म में विकसित करने का फैसला लिया है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग
जन भागीदारी का विभाग है और जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है। जब बिहार का बंटवारा होके 2004 में एनडीए की सरकार का गठन हुआ, उस समय केंद्र सरकार ने बिहार की जब समीक्षा की थी तो वन क्षेत्र 7.62% था और इन 19.5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुए, वन क्षेत्र को बढ़ाना बहुत कठिन होता है, लेकिन बिहार राज्य का अभी 2024 में जब केंद्र सरकार ने समीक्षा किया तो हमारा वन क्षेत्र 12.55% हो गया और हरित क्षेत्र 2.5% हो गया, मतलब टोटल 15.5% वन क्षेत्र हो गया। हमारे विभाग ने संकल्प लिया है कि 2028 तक इसको 17% करना है। 3 महीना पहले जब मुझे एक दायित्व इस विभाग का दिया गया, मुझे मंत्री बनाया गया, तो हमने संकल्प लिया कि इस संकल्प को हम 1 साल पूर्व पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि भविष्य की चिंता बराबर करते रहते हैं, उन्होंने पिछले पर्यावरण दिवस में एक नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम। उस नारे के बाद पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में काफ़ी पेड़ लगाए गए और बिहार राज्य में 4 करोड़ 24 लाख पेड़ लगाए गए। उसी तरह जब हम मंत्री बने तो हमने कहा हर रविवार पर्यावरण के नाम, एक पेड़ कभी माँ के नाम, एक पेड़ कभी पिता के नाम, भाइयों के नाम, परिजनों के नाम, दोस्तों के नाम, अनवरत पेड़ लगाते जाएं ताकि हरित बिहार का सपना हम पूरा कर सकें। इस तरह बिहार को हरित बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इको टूरिज्म की संभावनाएं बिहार में काफ़ी है। ऐसे ऐसे साइट हैं हमारा जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। और आपने देखा होगा कि राजगीर जो नालंदा का एक पार्ट है, वहाँ पे जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज बना है। 2024 में जब पिछले साल की समीक्षा की गई थी, पहले लोग कहते थे कि सबसे ज़्यादा देश के बाहर के सैलानी गोवा में आते हैं, लेकिन जब समीक्षा किया गया तो मालूम पड़ा कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट राजगीर, नालंदा और बुद्ध गया में आए हैं। और सिर्फ हमारे पास राजगीर ही नहीं है, हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इको टूरिज्म की संभावनाएं भी है और स्थल भी है। जैसे VTR 1, VTR 2 जो वाल्मीकि नगर में साइट है, वहाँ भी काफ़ी आकर्षण है। दूसरा, नवादा ज़िले में ककोलत का झरना काफ़ी पॉपुलर है। उसी तरह आप कैमूर चले जाएं तो कैमूर में दुर्गावती जलाशय, कक्कड़गढ़ फॉल, इस तरह कई ऐसे साइट हैं जिसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत जगह बिहार ही है। और उन सभी साइटों पर हम लोग काम कर रहे हैं। कई ऐसे साइट हैं जहाँ पे हम नए काम शुरू करने वाले हैं। जैसे रोहतास में एक है गुप्तेश्वर धाम, जहाँ मान्यता है कि भगवान शंकर भस्मासुर के डर से वो गुप्त धाम में चले गए थे और वहाँ पे जो शिवलिंग है, वहाँ पे 24 घंटे पानी आते रहता है, ऊपर से टपकते रहता है। 19 किलोमीटर का कच्ची रास्ता है और 300 मीटर का खो है जहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है। और काफ़ी टूरिस्ट, खास के सावन के दिनों में पर डे लाखों लोग जाते हैं। कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं, कई लोग की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे विकट रास्ते हैं। उस साइट को भी हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं और एक आकर्षण का केंद्र बनाने जा रहे हैं। उसी तरह अगर बक्सर की बात करें तो विश्वामित्र जी का आश्रयनी रहा था बक्सर। बक्सर में हम लोग विश्वामित्र पार्क बनाने जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र जी ने बक्सर में किया था, तो गायत्री मंत्र के तर्ज पर वहाँ पे हम लोग विश्वामित्र पार्क बनाने जा रहे हैं। मंदार पर्वत का आपने नाम सुना होगा, पुराणों में लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन मंदार पर्वत से हुआ था। उसको इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से हम लोग काफ़ी
उन्नयन करने वाले हैं, देश दुनिया को आकर्षित करने वाले हैं। तो इस तरह इको टूरिज्म के क्षेत्र में भी और हरित क्षेत्र। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर आगामी 8 जून को राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है। गत अप्रैल महीने में पार्टी का 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर वाल्मीकि नगर में आयोजित किया गया था। इस शिविर में लिए गए विभिन्न संकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण संकल्प को लेकर ही यह महारैली आयोजित की गई है। अगले वर्ष 2026 में परिसीमन को लेकर भारत सरकार को फैसला लेना है। 50 वर्ष पूर्व साल 1976 में आपातकाल के दौरान एक संविधान संशोधन के माध्यम से परिसीमन को लेकर नियमों में जो बदलाव किए गए हैं, उससे बिहार जैसे प्रदेशों का बहुत नुकसान हो रहा है। इस दृष्टि से पार्टी ने यह तय किया है कि इस संविधान की मूल आत्मा से इतर किए गए इन संशोधनों के आधार पर परिसीमन का पार्टी विरोध करेगी। इसे जन आंदोलन बनाने की दृष्टि से ही यह रैली की जा रही है। इसी को लेकर सोमवार को मुजफ्फरपुर स्थित बैरिया चौक से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से 4 LED स्क्रीन वाले प्रचार रथ को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर महतो, प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी और प्रदेश महासचिव प्रशांत पंकज हिमांशु पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके माध्यम से अगले 7 जून तक तिरहुत, सारण और दरभंगा प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जिलों में आम लोगों से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में आने की अपील की जाएगी। शुरुआत मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले से की जा रही है। देखिए, जो हमारी पार्टी की रैली 8 तारीख को हो रही है, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, और कुछ दिन पहले ही हम लोग शाहाबाद में एक बड़ी रैली किए हम लोग, जहाँ पे अपार जन समर्थन मिला। और लोगों का जिस तरीके से जन समर्थन मिला है, ये तो पक्का है कि हम लोग का जो पार्टी का मुद्दा है, हमारे नेता का मुद्दा है, इनको इसको जन समर्थन मिल रहा है। और उससे बड़ी रैली 8 तारीख को मुजफ्फरपुर में होने जा रही है। और जहाँ जहाँ हम लोग घूम रहे हैं, पूरे गांव-गांव में हम लोग की पूरी टीम घूम रही है, हर जगह समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये मैदान बहुत छोटा पड़ेगा। तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि समर्थन मांग किससे रहे, रैली तो कर रहे लोग, समर्थन दे रहा है, लेकिन मांग किससे रहे? आप तो सरकार में है। नहीं, सरकार में है। हर पार्टी को मांग करने का अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार है। कोई विरोध की बात नहीं है, यहाँ कोई विरोध नहीं हो रहा है। ये मांग है, ये संवैधानिक अधिकार है, जिसको लेकर के हम सरकार से सत्ताधारी दल को भी आप प्रदर्शन करके मांग करना होगा। ये प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये मांग है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से जितना बड़ा मुद्दा पूरे राज्य का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है,
ये केंद्र सरकार भी इसको देखेगी और इस मांग को समर्थन करेगी। देखिए, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली 8 जून 2025 को मुजफ्फरपुर के इसी क्लब में आयोजित है। उसमें तकरीबन 13 जिला के हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग एकत्रित होंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। पार्टी का जो उद्देश्य है कि वो पिछले 50 वर्षों से परिसीमन फ्रिज है और प्रस्तावित से ही पिछले लोकसभा सत्र में दक्षिण भारत के सांसदों ने हंगामा किया कि परिसीमन को फिर से बढ़ाया जाए। उसी कार्यक्रम परिसीमन कराने के संबंध में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने फैसला लिया कि बिहार के साथ साथ उत्तर के कारण और हमारे एक वोट का जो मूल्य है वो दक्षिण भारत के वोट के मूल्य से कम आंका जा रहा है। एक वोट एक मूल्य। तो उसी कार्यक्रम से संबंधित हम लोगों का आज ये रवाना किया हम लोगों ने। देखिए, जो लोकसभा अगर आप लेते हैं तो हर लोकसभा में बिहार में सांसद को चुनते हैं। वही दक्षिण बिहार में हम देखें तो 21 लाख वोटर एक सांसद को चुनते हैं। का एक वोट हमारे 1.5 वोट के इक्विवेलेंट होता है, जबकि ऐसा संविधान में व्यवस्था नहीं है। संविधान में तो हम चाहते हैं कि परिसीमन हो, और जैसा दक्षिण भारत में जितना वोटर एक लोकसभा में है और विधानसभा में, उत्तर भारत में भी उतनी वोटर की संख्या हो, ताकि इससे सीट बढ़ जाएगी। फिर हाँ, इसमें सीट बढ़। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परिसीमन फ्रिज नहीं किया होता तो आज बिहार में तो होते लोकसभा में तो विकास का दर बढ़ता, विकास तेजी से होता, हर व्यक्ति तक सांसद उत्तर भारत को विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी के मुजफ्फरपुर के दामूचक स्थित आवास पर जिले के सभी मनोनीत प्रतिनिधियों के साथ जनवादी संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि जिले के सभी 16 प्रखंड में पार्षद प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया था। इन सभी के साथ आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग समाज की लड़ाई को जनवादी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लड़ेंगे, उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए आज सभी प्रतिनिधियों को बुलाकर जनता से उनकी समस्याओं से अवगत होने के लिए कहा गया है, ताकि हम सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से जनता की समस्याओं को उठा सके। इसके अलावा भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसको लेकर सभी प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जा रहा है। सभी 16 प्रखंडों के जो हमारे विधान पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन सभी की बैठक हमने आज आयोजित की है। सभी लोगों का एक साथ गेट टुगेदर कराया, सबसे परिचय कराया है और इन लोगों को कुछ जिम्मेवारियां दी गई है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का कोई विधान पार्षद सभी प्रखंडों में लोगों की समस्याओं को किस प्रकार से सुना जाए, लोगों से हम कैसे कनेक्टेड रह सकें, उनके दुख दर्द को कैसे बांट सके, उनके सभी विपरीत परिस्थितियों में हम उनके साथ कैसे खड़े हो सके, इसकी चिंता करने के लिए हमने अपने सभी प्रखंडों में प्रतिनिधि अधिकृत कर दिया है। लिखित रूप में बजाता और प्रशासन को हमने सूचना भी दे दी है। अब इन सभी पार्षद प्रतिनिधियों की जवाबदेही है कि ये स्वयं को विधान पार्षद समझते हुए यहाँ प्रशासन के साथ समन्वय बनाएंगे और लोगों के साथ भी समन्वय स्थापित करके और उनके सभी वाजिब मुद्दों को उठाएंगे, उनकी कहीं कोई समस्याएं हैं उसका निराकरण कराएंगे। इसी दिशा में आज बैठक हुई है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक सामाजिक संगठन जो बनाया है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्होंने बनाया जनवादी संघर्ष मोर्चा। ये जनवादी संघर्ष मोर्चा का विस्तार भी हम लोग आम आवाम तक करेंगे और इस बैनर तले सामाजिक आंदोलन चलेंगे। इसके लिए इन सभी पार्षद प्रतिनिधियों को अपने अपने प्रखंड का प्रभारी अधिकृत कर दिया गया है। ये सभी लोग अगले रविवार को अपने अपने प्रखंडों में बैठक करेंगे और अगले बैठक में सभी प्रखंडों में जब बैठक होगी तो जनवादी संघर्ष मोर्चा की कमेटी बनेगी। उस कमेटी में वहां प्रखंड स्तर के जो भी ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों को जोड़ करके और एक ये लोग प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और जनवादी संघर्ष मोर्चा की प्रखंड इकाइयों का गठन करेंगे। जब ये कमेटियां बन जाएंगी उसके बाद आज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति प्रखंड कार्यालय की मनमानी, प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की मनमानी, भ्रष्टाचार, तानाशाही के कारण त्रस्त है। हर तीसरा व्यक्ति मिल जाएगा आपको परेशान, हर चौथा व्यक्ति आपको परेशान मिलेगा जो थाना से परेशान है।
पुलिस किसी की नहीं सुन रही है। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र जनवाद का नारा बुलंद किया जाएगा और जो भी लोग समाज के हाशिए पर हैं, अंतिम पंक्ति में हैं, जो आज मुंह ताक रहे हैं कि कोई आकर के हमारा सहयोगी बनेगा, हम उनके सहयोगी बनकर खड़ा रहेंगे। इसी संकल्प के साथ जनवादी संघर्ष मोर्चा बना है और प्रशासनिक पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग अपने जीवन का ध्येय केवल रुपया कमाना जो रखे हैं, अपना ध्येय बदल दीजिए और नहीं तो आपके खिलाफ हम लोग अब सड़क पर उतरेंगे। मैं विधान पार्षद बाद में हूँ, एक सजग नागरिक पहले हूँ और एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति के सुख दुख का मैं हिस्सेदार हूँ, उनके साथ में खड़ा हूँ। उनके अगर वाजिब कार्यों को अगर लंबित रखा जाएगा तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और याद रखिएगा, मैं दूसरा नेता नहीं हूँ, मुझे वैधानिक चीजों की जानकारी है, नियम नियमावलियों की मुझे जानकारी है। 3 दिनों से अधिक कोई संचिका लंबित आप नहीं रख सकते हैं। अगर कोई भी कार्य अगर किसी ने दिया है तो 3 दिन के अंदर उसको आपको आगे सक्षम टेबल पर आपको बढ़ा देना है। आप 3 साल तक जो दबा कर रखते हैं तो आप लोग इससे बाज आ जाइए, नहीं तो जनवादी संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता अगर ऐसा फाइल पकड़ेंगे, कोई मुद्दा लेकर आएंगे तो आपके खिलाफ आंदोलन होगा और आप पर कार्रवाई करा करके ही दम लेंगे। क्योंकि अब विधायिका में जो मुझे ताकत मिली है उस सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे भ्रष्टाचारियों की। इनके खिलाफ हम मजबूती के साथ करेंगे। 20 सूत्री का भी गठन किया गया है प्रखंडों में नजर बनाए रखने के लिए। ये 20 सूत्री जो है ना, 20 सूत्री में तो सरकारी पार्टी के लोग ज्यादा रहते हैं, तो सरकारी पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो 20 सूत्री की बैठक में बैठ के सरकार का जयगान करेंगे। जनता का जयगान तो कोई कर नहीं रहा है। तो ये 20 सूत्री हो कि 30 सूत्री हो, उस सूत्री से क्या होने वाला है? ये सूत्री से कुछ नहीं होने वाला। वहां पर जब तक जन सूत्री बात नहीं होगी तब तक 20 सूत्री से कुछ नहीं होने वाला। ये जनता का काम होना चाहिए ना, जनता का जयगान होना चाहिए ना। और अगर जनमानस का जयगान नहीं कर सकते हैं तो किसी भी पद पर जाने से या कोई मॉनिटरिंग टीम बनाने से क्या होना है? सब लोग तो जाकर के, हम भी तो 20 सूत्री के बैठक में बैठते हैं। पिछले दिन 20 सूत्री की बैठक थी, उसमें तो डिप्टी सीएम आए हुए थे, जिस मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, और वहां पर मैंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। मैंने तो उनको लिखित रूप से दिया कि मुजफ्फरपुर के स्कूलों में बेंच डेस्क समरसेबुल सब में जो लूटपाट हुआ उस सबका सीआईडी जांच कराइए। पूरा जिला प्रशासन संरक्षण दे रहा है भ्रष्टाचारियों को, जांच हो रही है, जांच में पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। और वहां पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नहीं, हमने कहा कि ये लोग योजना छिपा के क्यों रखते हैं, इसको सार्वजनिक करें कि किस योजना में कितना खर्च किए हैं। 119 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर के शिक्षा विभाग ने खर्च किया है। कल्पना आप कर सकते हैं? एक विधायक को 1 साल में 4 करोड़ रुपया मिलता है। यहाँ 11 विधायक है पूरे जिला में, तो 44 करोड़ रुपया इनको मिलेगा साल भर में। और ये वो डीओ वो 119 करोड़ रुपया खर्चा करके उसमें से लूटपाट मचा करके करोड़ों रुपया लूट लिया है। कोई 20 सूत्री वाला कहाँ गया? 20 सूत्री वाला कोई बोलने वाला? तो हम तो बैठकों में बैठते हैं, आपको जानकारी होगी। जिस बैठक में मैं बैठता हूँ वहाँ पर मैं बोलता हूँ, जहाँ जो मुझे वाजिब चीज लगता है मैं बोलता हूँ। श्रावण मास की शुरुआत में महाकाल सेवा दल 13 जुलाई को बाबा महाकाल की शाही पालकी व झांकी शोभा यात्रा निकालेगा। यह निर्णय सरियागंज स्थित कार्यालय में बैठक कर लिया गया। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि शोभा यात्रा सीढ़ी घाट से दोपहर 3 बजे से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में 101 ट्रॉलियों के साथ विभिन्न देवी देवताओं की आकर्षक झांकी रहेगी। शाही पालकी में बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। इससे श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सकेंगे। मौके पर मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, संरक्षक रमेश रत्नाकर, राकेश जायसवाल, प्रवीण चौधरी, संस्थापक नथनी महतो, प्रकाश चौहान, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। 4 वर्षों से महाकाल सेवा दल के द्वारा महाकाल बाबा की शाही पालकी शोभा यात्रा बाबा गरीबनाथ की नगरी में निकाली जा रही है। इस वर्ष भी महाकाल सेवा दल के द्वारा 13 जुलाई को भव्य महाकाल शाही पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर के आज महाकाल सेवा दल के कार्यालय में बैठक की गई। और नए सदस्य को भी, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको नए सदस्य को जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने तैयारी पर जोर दिया है। इस बार 13 जुलाई को भव्य शाही पालकी शोभा यात्रा सिकंदरपुर श्री घाट से निकलेगी, जिसकी संख्या 101 होगी। इस बार रूट भी अभी फाइनल नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग जब हम लोग करेंगे उसमें रूट फाइनल करेंगे। हाँ, हम तमाम अपने महाकाल सेवा दल के पदाधिकारियों का आज दूसरी बैठक किए हैं। पिछली बार तो परिकल्पना हम लोगों ने सोचा था और आज लोगों का
तमाम पदाधिकारियों का फीडबैक लिया। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे हमारे महाकाल सेवा दल में सेवा भावना से। इस बार विशेषकर महाकाल शाही पालकी यात्रा में महिलाओं की संख्या अधिक होने वाली है, क्योंकि महिलाएं काफी उत्सुक हैं, शिव के प्रति समर्पित है, वो काफी सेवा करती हैं। चूंकि कांवरिया जब आता है तो उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होते हैं। हमारे नौजवान तो पुरुष संख्या बल हैं ही, महिलाओं का भी संख्या होगा। और शाही पालकी यात्रा और वर्ष के भांति इस बार ऐतिहासिक रूप में अलग स्वरूप में अपने शहर मुजफ्फरपुर में नगर भ्रमण कराया जाएगा। 13 जुलाई मैं तमाम शिव भक्तों को यह आगाह करना चाहूंगा कि आप सभी अपनी सेवा, अपना सहयोग बाबा महाकालेश्वर के श्री चरणों में दें और शाही पालकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए आप सभी सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। शहर में अगर नगर भ्रमण होता है, आप शामिल नहीं हो पाते तो अपने अपने घरों से, अपने अपने प्रतिष्ठानों से। सोमवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन मुजफ्फरपुर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में दिलों के समक्ष उत्पन्न हुई समस्या के समाधान के लिए 5 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसका नेतृत्व जिला महासचिव देवन रजक और जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने किया। जिला महासचिव देवन रजक ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं में इस बार अधिक आक्रोश है कि सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है कि उपभोक्ता को 3 महीना जून, जुलाई, अगस्त 2025 का राशन एक साथ जून और जुलाई का गेहूं चावल 15 जून 2025 तक अपने अपने विक्रेता के यहां से उठाव कर लेना है, परंतु डीएसडी के अभिकर्ता द्वारा मात्र आज 2 जून तक 50 से 60 ही विक्रेता को दिया गया है। बाकी 50% विक्रेता को 16 से 17 जून तक सामान की आपूर्ति करने में डीएसडी अभिकर्ता को समय लग जाएगा। ऐसी स्थिति में कैसे 2 माह का वितरण होगा? दूसरी बात, ये बोलेरो का मार्जिन मनी 6 महीने से सरकार के यहाँ बकाया है, उसे शीघ्र भुगतान कराया जाए। आज हम लोगों ने धरना 1 दिवसीय दिया था। इसका कारण था कि भारत सरकार और बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया था, कागज़ पर जारी किया था कि डीलरों के यहाँ से उपभोक्ता को 3 महीना का खाद्यान्न मिलेगा। लेकिन खाद्यान्न तो फरमान तो जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक खाद्यान्न को आपूर्ति नहीं कराया गया। इसके खिलाफ दूसरा 6 महीना से मार्जिन मनी नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ डीलर जो डीएसटी अभिकर्ता के द्वारा तौलकर खाद्यान्न और बोरा का वजन नहीं देना, इसके खिलाफ कोविड काल में हम लोग को जो रजिस्टर पर बटा लिया वितरण कराया गया, ई पोस्ट मशीन से नहीं हटाया गया, इसको लेकर और टास्क फोर्स में अभी तक बैठक के मासिक बैठक में नहीं बुलाने के खिलाफ 5 बिंदुओं पर आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना और प्रदर्शन किया है। डीएम साहब से हम लोगों ने मिला है, मिलने के बाद आश्वासन दिया गया है कि आपको राशन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards
IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jalan Chhapra also.